हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्रिमिनल केस के कंप्लीट प्रोसीजर की, यानी कि क्रिमिनल केस की क्या क्या स्टेजेस होती है और उन स्टेज के अकॉर्डिंग क्या क्या स्टेप पुलिस और कोर्ट के द्वारा लिए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्रिमिनल केस टू टाइप के होते हैं। एक क्रिमिनल केस वो होते हैं जो पुलिस के द्वारा एफआईआर करने पर कोर्ट में दाखिल किए जाते हैं, और दूसरे क्रिमिनल केस वो होता है जो कि विक्टिम या कंप्लेनेंट के द्वारा कोर्ट में जाकर के भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 210 और 223 के अंदर दाखिल होंगे। हमारा जो कंप्लेंट केस है वो पहले सीआरपीसी के सेक्शन 190 और 200 के अंडर कोर्ट में दाखिल किया जाता था, जिसको अब बदल करके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 210 और 223 के अंडर कर दिया गया है। इस वीडियो में हम सिर्फ एफआईआर वाले क्रिमिनल केस की बात करेंगे जो कि पुलिस के द्वारा की जाती है। सबसे पहले अपराध होने के बाद जो सबसे पहला काम होता है वो ये होता है कि अपराध की सूचना पुलिस को देना। जो व्यक्ति अपराध की सूचना पुलिस को देता है वो शिकायतकर्ता कहलाता है, यानी कि कंप्लेनेंट, और जिसके साथ अपराध हुआ है वो विक्टिम कहलाता है। यहाँ पर सूचना देने वाला व्यक्ति विक्टिम खुद भी हो सकता है, या फिर कोई आई विटनेस जिसने वहाँ पर अपराध होते हुए देखा है वो भी हो सकता है, या फिर अगर कोई ऑफेंस पुलिस की प्रेजेंस में हो रहा है तो वहाँ पर पुलिस भी कंप्लेनेंट हो सकती है, या फिर पुलिस को कहीं से सूचना मिली है किसी भी ऑफेंस के होने की, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जो पुलिस को अपराध की सूचना देता है लेकिन वो अपना नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। उस कंडीशन में पुलिस ही कंप्लेनेंट मानी जाएगी, यानी कि पुलिस को ही कंप्लेनेंट मनाया जाएगा। जैसे ही पुलिस को अपराध होने की सूचना मिलती है उसके बाद जो पुलिस का फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है एफआईआर लॉन्च करने का। पहले एफआईआर 154 सीआरपीसी में लॉन्च होती थी, लेकिन अब एफआईआर 174 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में लॉन्च की जाएगी, यानी कि अब से पुलिस को एफआईआर 174 बीएनएसएस में लॉन्च करनी होगी। एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाने के बाद में पुलिस ये देखेगी कि जो ऑफेंस हुआ है वो कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल है या नॉन बेलेबल है। अब अगर ऑफेंस कॉग्निजेबल है तो पुलिस उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लेगी विदाउट वारंट, यानी कि हमारी आईपीसी के अकॉर्डिंग अगर किसी व्यक्ति ने ऐसा ऑफेंस किया है जो कि आईपीसी के अकॉर्डिंग कॉग्निजेबल है तो पुलिस उस व्यक्ति को ऑन द स्पॉट अरेस्ट कर लेगी विदाउट कोर्ट वारंट, यानी कि उस व्यक्ति को अरेस्ट करने का पुलिस के पास कोई वारंट नहीं होगा कोर्ट का, लेकिन पुलिस को पावर है कि पुलिस उस व्यक्ति को विदाउट वारंट भी अरेस्ट कर सकती है अंडर सेक्शन 35 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। पहले ये सीआरपीसी के सेक्शन 41 में था, जिसको अब चेंज करके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 35 में कर दिया गया है। अगर एक्यूज्ड ऑफेंस करने के बाद भाग जाता है पुलिस या फिर पुलिस से बचने की कोशिश करता है तो ऐसे में पुलिस उसको सर्च कर सकती है अंडर सेक्शन 49 ऑफ बीएनएसएस, यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होगा उसमें पुलिस उस जगह को भी सर्च कर सकती है जिस जगह पर उस एक्यूज्ड को पाया गया था। एक्यूज्ड के अरेस्ट हो जाने के बाद पुलिस की ये ड्यूटी बनती है कि पुलिस उस एक्यूज्ड के या तो किसी फैमिली मेंबर को या फिर किसी रिलेटिव को उसके अरेस्ट होने की सूचना दे। सूचना देने के बाद जब पुलिस एक्यूज्ड को थाने ले आती है उसके बाद उस एक्यूज्ड का मेडिकल होता है, यानी कि उस एक्यूज्ड को थाने में लाने के तुरंत बाद ही उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन अगर किसी कारण पुलिस उस एक्यूज्ड का मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं कराती है तो एक्यूज्ड के पास ये राइट होता है कि वो पुलिस से कहे कि उसका मेडिकल कराया जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पुलिस वाले जब व्यक्ति को अरेस्ट करते हैं तो उसके साथ मारपिटाई करते हैं या फिर उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करते हैं जिससे उस व्यक्ति को चोट भी आ जाती है। लेकिन अगर उस व्यक्ति का जो एक्यूज्ड है पहले ही मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा तो पुलिस उस व्यक्ति को मार नहीं सकेगी, यानी कि उसके साथ मारपीट नहीं कर सकेगी, और अगर वो करती भी है तो जो कोर्ट में ले जाने से पहले एक बार और मेडिकल होता है उसमें उस व्यक्ति की चोटें आ जाती है, जिसमें कोर्ट को ये पता लग जाता है कि पुलिस ने इस व्यक्ति के साथ मारपीट की है। तो इसलिए मेडिकल कराना बहुत ही ज़रूरी है, और पुलिस की ये ड्यूटी बनती है कि वो जैसे ही किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करे तो उसका तुरंत मेडिकल एग्जामिनेशन कराए। अगर एक्यूज्ड कोई वुमेन है यानी कि महिला है तो ऐसे में सिर्फ एक महिला डॉक्टर ही उस एक्यूज्ड का
मेडिकल एग्जामिनेशन कर सकती है। किसी भी मेल डॉक्टर को ये अधिकार नहीं है कि वो किसी भी महिला का मेडिकल एग्जामिनेशन कर सके। इन सब कार्रवाई के बाद में अगर पुलिस को ये लगता है कि जो सेक्शंस उस व्यक्ति के ऊपर लगाए गए हैं वो बेलेबल है, या फिर पुलिस के पास ऐसे कोई सबूत नहीं है जिससे ये पता लग सके कि इस व्यक्ति ने ये अपराध किया है, तो ऐसे में पुलिस की ये ड्यूटी होती है कि वो उस अरेस्टेड पर्सन को बताए कि उसका थाने से ही बेल लेने का अधिकार है, और पुलिस उसको थाने से ही बेल दे देगी, या तो पर्सनल बॉन्ड पे या फिर बेल बॉन्ड पे। लेकिन अगर पुलिस ऑफिसर को ये लगता है कि जो सेक्शंस उस व्यक्ति के ऊपर लगाए गए हैं वो नॉन बेलेबल है, तो ऐसे में उस पुलिस ऑफिसर की ये ड्यूटी है कि वो विदिन 24 आवर्स यानी कि 24 घंटे के अंदर अंदर उस व्यक्ति को जिसको अरेस्ट किया गया है किसी भी अपने एरिया के नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करे। जैसे ही पुलिस उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस कर देगी, उसके बाद अगर पुलिस को ये लगता है कि उस व्यक्ति की इन्वेस्टिगेशन होना बाकी है, तो पुलिस मजिस्ट्रेट से उस व्यक्ति की पुलिस कस्टडी की मांग कर सकती है। दोस्तों, यहाँ पर एक बात जान लेना जरूरी है कि अगर मजिस्ट्रेट पुलिस ऑफिसर को उस व्यक्ति की पुलिस कस्टडी दे देती है तो वो 15 दिन से ज़्यादा की नहीं होगी, यानी कि मैक्सिमम 15 दिन होते हैं, उससे कम कितने भी हो सकते हैं, लेकिन 15 दिन से ज़्यादा की कस्टडी वन टाइम में नहीं दी जा सकती। ये टोटली मजिस्ट्रेट पे डिपेंड करता है उस एक्यूज्ड की कस्टडी फर्दर देगी या नहीं। अगर मजिस्ट्रेट एक्यूज्ड की कस्टडी फर्दर पुलिस को नहीं देती है तो फिर वो जुडिशियल कस्टडी में रहेगा और उसको बेल देने का अधिकार सिर्फ मजिस्ट्रेट के पास होगा। यहाँ पर ये एक्यूज्ड का राइट होता है कि वो अपनी पसंद के किसी भी वकील को हायर कर सकता है और वकील उस एक्यूज्ड के लिए कोर्ट में बेल लगाएगा। अब ये कोर्ट पे डिपेंड करता है कि उस एक्यूज्ड को बेल दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। दोस्तों, ऊपर बताई गई सभी कार्रवाई एफआईआर रजिस्टर्ड होने के बाद पुलिस का काम होता है कि वो केस की इन्वेस्टिगेशन करे और कोर्ट में रिपोर्ट फाइल करे। इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? जो उस केस का आईओ होता है, यानी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, वो केस को इन्वेस्टिगेट करेगा। जहाँ पर ऑफेंस हुआ है उस स्थान का, यानी कि उस प्लेस का नक्शा बनाएगा, उस ऑफेंस से रिलेटेड जितने भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको कलेक्ट करेगा। अगर कोई डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट की इंक्वायरी करेगा, या फिर अगर जो विटनेसेस होते हैं उस केस से रिलेटेड जितने भी विटनेस होंगे उनके सभी के बयान लेगा। और पुलिस गवाहों की जो गवाही कराती है, यानी कि जो बयान लेती है, वो पहले सीआरपीसी के सेक्शन 161 के अकॉर्डिंग ली जाती थी, लेकिन अब उसको चेंज करके 180 BNSS यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 180 में किया जाएगा। इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान अगर आईओ को ये लगता है कि जो भी ऑफेंस एक्यूज्ड के ऊपर लगाए गए हैं वो सभी झूठे हैं और एक्यूज्ड ने इस तरह का कोई भी ऑफेंस नहीं किया है, तो आईओ एक फॉल्स रिपोर्ट बनाता है जिसको एफआर बोलते हैं, और उसको वो कोर्ट में दाखिल कर देता है और वहीं से वो केस बंद हो जाता है। लेकिन अगर पुलिस को ये लगता है कि जो भी ऑफेंस या जो भी धाराएं उस व्यक्ति के ऊपर लगाई गई है वो सारी की सारी ठीक है, और पुलिस को ये लगता है कि उस व्यक्ति ने ये ऑफेंस किया है, तो उसमें क्या होता है कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाने के बाद आईओ चार्जशीट रेडी करता है और उसको कोर्ट में फाइल कर देता है। चार्जशीट प्रिपेयर करने के लिए पुलिस के पास जो टाइम होता है वो 60 to 90 डेज का होता है, यानी कि 60 दिन से 90 दिन के लिए दिया जाता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को। लेकिन अगर पुलिस को लगता है कि उसको और भी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है तो इस टाइम को बढ़ा भी दिया जाता है। लेकिन जो ऑफेंस वुमेन से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि रेप या फिर 354 या फिर 509, उसमें पुलिस को ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाता है और पुलिस के पास लिमिटेड टाइम होता है चार्जशीट फाइल करने का, यानी कि पुलिस को 60 to 90 डेज में कोर्ट में चार्जशीट फाइल करनी होती है। चार्जशीट फाइल करने के बाद में अगर मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि जो भी इस चार्जशीट में सेक्शंस लगाए गए हैं वो गलत है या फिर उनको मॉडिफाई करने की ज़रूरत होती है, तो कोर्ट अपने हिसाब से भी उस एक्यूज के ऊपर सेक्शंस चेंज करके लगा सकती है। लेकिन अगर चार्जशीट फाइल होने के बाद में मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि जो भी ऑफेंस उस व्यक्ति के ऊपर लगाए गए हैं, यानी कि जो भी धाराएं उस व्यक्ति के ऊपर लगाई गई है वो सभी झूठी है और केस भी झूठा है, तो ऐसे में मजिस्ट्रेट भी केस को क्लोज कर देती है और वहीं से उस एक्यूज्ड को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि जो आरोप उस व्यक्ति के ऊपर लगाए गए हैं वो निराधार नहीं है, तो ऐसे में केस आगे चलता है
और कोर्ट में एक्यूज्ड की अपीयरेंस होती है। अब यहाँ से चार्जशीट फाइल हो जाने के बाद कोर्ट का ट्रायल स्टार्ट होता है और एक्यूज्ड की फर्स्ट अपीयरेंस पर चार्जशीट की कॉपी एक्यूज्ड को दी जाती है या फिर जो लॉयर एक्यूज्ड ने अपने लिए हायर किया है उसको भी चार्जशीट की कॉपी प्रोवाइड की जा सकती है। जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा कि मजिस्ट्रेट कोर्ट में आरोपी के ऊपर चार्ज फ्रेम करेगी और आरोपी से पूछेगी कि उसके ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं वो उनको मानता है या फिर ट्रायल चाहता है। यानी कि कोर्ट ये पूछेगी कि एक्यूज जो है वो प्लीड गिल्टी मानता है और नॉट। इसमें क्या होता है कि अगर एक्यूज प्लीड गिल्टी यानी कि अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को मान लेता है तो उसमें केस आगे नहीं चलता है और कोर्ट अपने हिसाब से नेक्स्ट स्टेट पर उस व्यक्ति के लिए पनिशमेंट डिसाइड कर देती है कि उस व्यक्ति को कितनी पनिशमेंट देनी है। लेकिन अगर एक्यूज ये कहता है कि वो ट्रायल चाहता है तो उसमें उस आरोपी को ट्रायल फेस करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि जो प्रोसिक्यूशन होता है यानी कि जो विक्टिम होता है या फिर विक्टिम की साइड के जितने भी गवाह होते हैं उनकी गवाही पर मैटर लग जाता है। कंप्लेनेंट और उसके विटनेस होते हैं उनको हम प्रोसिक्यूशन बोलते हैं, जिसमें पैरवी पीपी करते हैं यानी कि सरकारी वकील करते हैं। और जो एक्यूज होता है वो और उसकी तरफ के जो जितने भी विटनेस होते हैं उनको हम डिफेंस एविडेंस बोलते हैं। तो जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें अब प्रोसिक्यूशन के जितने भी गवाह हैं या फिर जो विक्टिम है उसकी गवाही होनी होती है। सबसे पहले जो पीपी होता है यानी कि सरकारी वकील वो अपने गवाहों का चीफ कराता है। उसके बाद जो अपोजिट पार्टी यानी कि जो एक्यूज्ड का वकील होता है वो उन विटनेस से क्रॉस क्वेश्चनिंग करता है यानी कि उन विटनेस से सवाल जवाब पूछता है। सबसे पहले विक्टिम की गवाही होती है यानी कि सबसे पहले विक्टिम की गवाही होगी। पहले उसका चीफ होगा यानी कि वो बताएगा कि उसके साथ कैसे कैसे क्या क्या हुआ है। उसके बाद जो एक्यूज्ड का वकील होगा वो उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग करेगा, सवाल जवाब पूछेगा। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे गवाही होगी वो आई विटनेस यानी कि जो भी उस मैटर में आई विटनेस होगा जिसने वो अपराध होते हुए अपनी आंखों से देखा है उस व्यक्ति का पहले चीफ होगा। उसके बाद जो अपोजिट यानी कि एक्यूज्ड का वकील है वो उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग करेगा। उसके बाद थर्ड नंबर पे पुलिस की गवाही होती है, फिर डॉक्टर की गवाही होती है और सबसे लास्ट में आईओ की गवाही होती है जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है और जो पूरे मैटर को इन्वेस्टिगेट करता है सबसे लास्ट में उसकी गवाही होती है। लेकिन अगर कोई मैटर ऐसा है जो कि सेशन जज के द्वारा ट्राई किया जाएगा जैसे कि रेप या मर्डर, तो ऐसे में जो मैटर सबसे पहले पुलिस वाले ने नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास में भेजा था तो उस मजिस्ट्रेट की भी गवाही प्रोसिक्यूशन एविडेंस में की जाएगी और उस मजिस्ट्रेट को भी गवाही के लिए कोर्ट में आना पड़ेगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट गवाही होगी वो डिफेंस की होगी यानी कि एक्यूज्ड के साइड के जितने भी विटनेस होंगे उनकी गवाही होगी जिसको डिफेंस एविडेंस बोलते हैं। अब एक्यूज की साइड के जितने भी विटनेस होंगे उनका पहले चीफ होगा जिसको जो प्राइवेट वकील है वो कराएगा और उसके बाद में उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग पीपी यानी कि जो प्रोसिक्यूशन का वकील होगा सरकारी वकील वो उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करेगा। डिफेंस एविडेंस हो जाने के दौरान अगर कोई डॉक्यूमेंट या फिर कोई ऐसा विटनेस या फिर कुछ ऐसी चीज़ आ जाती है जिसको दोबारा से री एग्जामिन करने की ज़रूरत होती है तो डिफेंस एविडेंस के बाद में री एग्जामिनेशन भी किया जा सकता है। अगर प्रोसिक्यूशन को लगता है कि उसके पास कुछ ऐसी नई चीज़ आई है जिसको कोर्ट में प्रोड्यूस करना ज़रूरी है तो ऐसे में उस विटनेस को या फिर उस डॉक्यूमेंट्स को री एग्जामिन भी किया जा सकता है। इसके बाद में दोनों तरफ के वकीलों की फाइनल आर्ग्यूमेंट होती है और फाइनल आर्ग्यूमेंट के बाद में जो मैटर है वो जजमेंट पे लग जाता है। अब फाइनल आर्ग्यूमेंट हो जाने के बाद में अगर उस एक्यूज व्यक्ति के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो साबित हो जाते हैं तो जज उस व्यक्ति को सज़ा सुना देगी। लेकिन अगर जज को ये लगता है कि जो भी आरोप उस व्यक्ति के ऊपर लगाए गए हैं वो निराधार है और उनको प्रोसिक्यूशन साबित नहीं कर पाई है तो ऐसे में उस व्यक्ति को एक्विटल कर दिया जाएगा यानी कि उस व्यक्ति को बरी कर दिया जाएगा। अगर मामला ऐसा है जिसमें उस व्यक्ति के ऊपर लगाए गए आरोप साबित हो जाते हैं और जज साहब को उस व्यक्ति को पनिशमेंट देनी है तो ऐसे में अगर पनिशमेंट 7 साल से नीचे की है तो ट्रायल कोर्ट खुद ही पनिशमेंट सुना देती है। लेकिन अगर पनिशमेंट या तो डेथ पनिशमेंट है या फिर लाइफ इम्प्रिजमेंट है यानी कि आजीवन कारावास की है तो यहाँ पर ट्रायल कोर्ट को अपने डिसीजन की एक कॉपी हाई कोर्ट में देनी होगी।
हाई कोर्ट के कंफर्मेशन के लिए कि कोर्ट ने जो डिसीजन लिया है वो क्यों और किस रीज़न से लिया है। अब अगर हाई कोर्ट को ये लगता है कि ट्रायल कोर्ट ने जो भी पनिशमेंट दी है वो ठीक है और इस व्यक्ति को यही पनिशमेंट मिलनी चाहिए, तो यहाँ पर हाई कोर्ट की कंफर्मेशन मिल जाती है और उस एक्यूज्ड को पनिशमेंट दे दी जाती है। अब उस व्यक्ति के पास में अपील में जाने का राइट होता है, वो सुप्रीम कोर्ट में अपील में जा सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील लगा सकता है कि उसको जो पनिशमेंट दी गई है वो ठीक नहीं है और उसको उसकी पनिशमेंट या तो कम कर दी जाए या फिर किसी अदर पनिशमेंट में बदल दी जाए। यहाँ पर अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि उस व्यक्ति को जो पनिशमेंट दी गई है वो कम की जानी चाहिए या फिर किसी अदर पनिशमेंट में कन्वर्ट कर दी जानी है तो सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, अदरवाइज जो पनिशमेंट उस व्यक्ति को दी है वही सेम पनिशमेंट रहेगी। पनिशमेंट मिलने के बाद में उस व्यक्ति के पास एक और रास्ता होता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 161 के अंडर प्रेसिडेंट को मर्सी की एप्लीकेशन लगा सकता है कि उसको जो पनिशमेंट दी गई है उस पर प्रेसिडेंट की मर्सी के हिसाब से या तो सज़ा को कम कर दिया जाए या सज़ा को किसी और सज़ा में बदल दिया जाए। तो ऐसे में अगर प्रेसिडेंट को लगता है तो वो उस व्यक्ति की सज़ा को या तो कम कर सकते हैं या फिर किसी दूसरी सज़ा में बदल सकती है। और अगर प्रेसिडेंट ऐसा नहीं करते हैं तो फिर उस व्यक्ति के ऊपर जो भी सज़ा निर्धारित की गई है वो सज़ा उस व्यक्ति को दे दी जाती है। तो दोस्तों ये था हमारा कंप्लीट प्रोसेस क्रिमिनल केस का, जो कि एफआईआर से शुरू होकर के जजमेंट तक जाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।